सो गाइस लेट्स स्टार्ट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की बात करें तो होता क्या है, डायपोल मोमेंट को म्यू से जाहिर करते हैं। किससे? म्यू से। ये सिंबल होती है म्यू। म्यू इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। म्यू इज इक्वल टू होता है ई इंटू डी। अब ये है क्या? तो ये जो है ये है डायपोल मोमेंट। म्यू जिसको हम कह रहे हैं डायपोल मोमेंट, और ये बराबर होता है ई फॉर चार्ज एंड डी फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक चार्ज हो, दूसरा डिस्टेंस हो। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल हो वो कोवेलेंट होना चाहिए। अब क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड ही मॉलिक्यूल बनाते हैं, आयनिक नहीं बनाते, तो आप डायपोल मोमेंट जो मालूम करोगे वो कोवेलेंट कंपाउंड का या कोवेलेंट मॉलिक्यूल का करोगे। ठीक है, अब होना क्या चाहिए कि हमारे पास चार्ज हो और डिस्टेंस हो। ठीक है, डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से मिल जाता है, तो डिस्टेंस कहां से मिलता है? डिस्टेंस जो है आपको फ्रॉम बॉन्ड लेंथ मिलता है। ठीक है, बाकी जो चार्ज है, चार्ज जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो डिस्टेंस भी एक्सपेरिमेंटल है, पर नॉन है बुक में दिया हुआ होता है। बाकी चार्ज के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ इसी को ही ले लें आप कि ई चार्ज है और डी डिस्टेंस है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज कितनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। अब देखें दो बातें हैं इसमें, थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि ये जो चार्ज है ये आप या तो पॉजिटिव लोगे और नेगेटिव, दोनों में से कोई एक चार्ज लेनी है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल पोलर होता है तो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जितनी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कहां से आएगा? डिस्टेंस आएगा बॉन्ड लेंथ से। अगर बॉन्ड लेंथ गिवन है, बुक में गिवन है, ठीक है, तो हर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एक बॉन्ड लेंथ होती है बिटवीन, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लिया ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यानी एक ये एटम है, दूसरा ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय म्याऊ, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर है, तो इसको वेक्टर साइन देते हैं हम। ठीक है, वेक्टर साइन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये वेक्टर कहां से आ गया? ठीक है, देखें, वेक्टर को होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी सबस्टेंस को वेक्टर होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। स्केलर होने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो भाई मैग्नीट्यूड किसका होगा? चार्ज का। डायरेक्शन कौन सा होगा कि भाई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। बात समझ आ गई? ठीक है, तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड चार्ज का लेंगे और डायरेक्शन जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का लेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लो करते हैं। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट मेजर करने के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में चार्ज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिन पे चार्ज जीरो होती है,
जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिन पे चार्ज जीरो होती है, सबका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सबका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यानी जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। चलें इस पे बाद में आते हैं। तो अगर भाई इसके यूनिट की बात करें, अब देखिए जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है 1 इंटू 10⁻⁻10 ESU। ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस, वो होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो मुझे बताएं डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। तो चार्ज क्या रहने वाली है, 1 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁸। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ESU इंटू सेंटीमीटर। अब ये हो गया। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट में चार्ज किस में लें, कूलम में, डिस्टेंस किस में लें, मीटर में। ठीक है, ऐसा यूनिट मालूम करने के लिए चले भाई, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ESU को उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कूलम में तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, 3.336 इंटू 10⁻⁻18 कूलम मीटर। ये बनेगा या कुछ और बनेगा, ये बनेगा कि कुछ और बनेगा, माइनस क्या बनेगा, -30 कूलम मीटर। अब ये कहां से आया, ठीक है, ये देखें कि 1 ESU जो है वो बराबर होता है 3.336 इंटू 10⁻⁻10 कूलम के। ठीक है, किसके बराबर होता है, -10 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको ठीक है, तो जनरली जो है, जनरली आपका जो क्या कहते हैं डायपोल मोमेंट है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, अगर सिंपल सी बात करें कि हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में ही चार्जेस होती हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती हैं, चार्जेस होती हैं। ठीक है, तो भाई पोलर मॉलिक्यूल में चार्जेस होती हैं, तो हमारे पास चार्ज होनी चाहिए और ये डिस्टेंस होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना है। ठीक है बेटा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट कहते हैं। तो भाई ये जो डायपोल मोमेंट होगा कूलम मीटर में, वो कितना होगा, वो ये नहीं होगा, वो होगा कितना, 1 कितना होगा, एक सेकेंड, अच्छा, डे बाय 1 डे बाय इज इक्वल टू, ठीक है, तो यूनिट हो गया ये तो हो गया किसमें, ESU इंटू कूलम मीटर में। ठीक है, ठीक है भाई, ESU इंटू कूलम मीटर में हो गया। तो अब क्या होता है कि जनरली डायपोल मोमेंट is measured in day by, इसको जनरली किससे मेजर करते हैं, डे बाय से करते हैं। ठीक है, इन ऑनर ऑफ एक साइंटिस्ट था जिसने इस पे बहुत काम किया था, इन ऑनर ऑफ डच फिजिस्ट पीटर डे बाय, पीटर डे बाय। ठीक है, तो 1 डे बाय जो रहता है, 1 डे बाय रहता है 1 इंटू 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर R। 1 डे बाय रहता है इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, तो
तो इसी तरह से हम जो ज्यादातर यूनिट यूज करते हैं वो डेबा यूज करते हैं प्रॉब्लम वगैरह में, इसी के अदब में, भाई के अदब में, ठीक है। तो भाई ऐसा यूनिट डायपोल मोमेंट का क्या होगा, कूलम मीटर, ठीक है। और कूलम मीटर जो है वो आपका जो डेबाय है वो उसमें आप जो है इसके बराबर होगा, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट से हमें पता क्या चलता है, काम की बात ये है, ठीक है। डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, डायपोल मोमेंट tells us about overall polarity or ionic character, polarity or ionic character in a कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, दो फैक्ट याद करें, वो कौन से फैक्ट हैं, वो फैक्ट ये है कि आयनिक बॉन्ड कैन नॉट बी 100% आयनिक, ठीक है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ठीक है। कोई भी आयनिक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। A covalent bond can be 100% कोवेलेंट, कि एक जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट हो सकता है, वो 100% कोवेलेंट हो सकता है, पर कोई भी कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता, ठीक है। अभी 100% की बात कहां से आई भाई, आपके पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो। जीरो का मतलब है कि चार्ज जीरो, जब चार्ज जीरो होगी तो बॉन्ड जो है वो 100% क्या होगा, कोवेलेंट होगा। जब चार्ज जीरो होगी, चार्ज डिफरेंस जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर जो है वो इक्वल होगा, तो चार्ज जीरो लगेगी। जब चार्ज जीरो लगेगी तो क्या होगा, 100% कोवेलेंट, ठीक है। तो अगर नॉन पोलर बॉन्ड है, अगर पोलर है तो उसमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है। polar covalent bond has some ionic character, some ionic character। तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है, कितना होता है वो डायपोल मोमेंट बताएगा, ठीक है। अब आयनिक कैरेक्टर है, पोलैरिटी है, ठीक है, वो कितना है वो हमें डायपोल मोमेंट बताएगा, यही उसका काम है, ठीक है। तो पहली बात कि डायपोल मोमेंट टेल्स अस अबाउट ओवरऑल पोलैरिटी। देखें, काफी कंपाउंड होते हैं जिनमें सारे बॉन्ड पोलर होते हैं, मिसाल के तौर पर CO2 का दोनों बॉन्ड पोलर हैं, ये भी पोलर ये भी पोलर, उसके बावजूद म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। भाई CCl4 की बात करें, सारे बॉन्ड पोलर, उसके बावजूद ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा। तो हमें ओवरऑल पोलैरिटी का पता चलेगा कि मॉलिक्यूल एज अ होल बिहेव क्या करेगा। अगर आप किसी एक बॉन्ड को देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को, तो वो पोलर है, दूसरे को देखेंगे वो भी पोलर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को देखेंगे तो चारों ही पोलर है, पर मॉलिक्यूल एज अ होल बिहेव कैसे करेगा, नॉन पोलर करेगा, क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट जीरो है। तो डायपोल मोमेंट हमें ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी या आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कि भाई अगर पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, क्योंकि पावर नेगेटिव में है, ठीक है। तो जितना कम होगा उतना मैग्नीट्यूड क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, larger the electronegativity difference, the larger will be dipole moment and vice versa। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है तो डायपोल मोमेंट भी कम होगा, डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद
और क्या कि भाई डायपोल मोमेंट ऑफ ऑल homoatomic molecules is zero because they have जीरो चार्ज, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज जीरो है। इस वजह से कहीं पर भी आपको होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल दिखाई दे, H2 है, O2 है, N2 है, O3 है, उसके बाद भाई P4 है, S8 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है, ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा और ये नॉन पोलर होगा। इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा और ये नॉन पोलर होंगे। ठीक है, इस पेज में कोई दिक्कत है बेटा? एक मरतबा पढ़ लें, एक मरतबा पढ़ लें। एनी डिफिकल्टी? एनी डिफिकल्टी? ओके, चले। अब बात किसकी हो गई? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब बात होती है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भाई डायपोल मोमेंट ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका क्या होगा? तो मैं आपको बुलेट नोट की फॉर्म में बताता हूं कि अगर तो वो डायटॉमिक है, यानी डिफरेंट एटम्स हैं पर दो ही एटम हैं, तो म्याऊ इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो होगा। डायपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पे आपके पास कौन से मॉलिक्यूल हैं? आपके पास CO है, आपके पास NO है, ठीक है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है, आपके पास HF है, आपके पास HI है। तो सिर्फ दो डिफरेंट एटम का मॉलिक्यूल है, तो हमेशा डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। द म्याऊ ऑफ दीज इज इक्वल टू नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो ये जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, इनका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो भी होता है, इनका डायपोल मोमेंट जीरो भी होता है। अब नॉन पोलर में तो कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। पर पोलर में जो है वो नॉन जीरो भी होता है, पोलर में जीरो भी होता है। ठीक है, अब आते हैं कि दूसरी कैटेगरी में कि भाई हमारे पास हेटेरोएटॉमिक ही मॉलिक्यूल है, डिफरेंट एटम का बना हुआ है, पर पॉलीएटॉमिक। क्या है? पॉलीएटॉमिक, यानी 3 और मोर एटम्स का बना हुआ है। ठीक है, पॉलीएटॉमिक, 3 या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल का बना है। मिसाल के तौर पे भाई H2 हो गया, CO2 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है, या कोई भी भाई CH4 हो गया, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, या कोई भी, यानी आप कंपाउंड ले लें, मॉलिक्यूल ले लें। ठीक है, पॉलीएटॉमिक। तो इसका डायपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? डायपोल मोमेंट किसकी बात कर रहे हैं? पॉलीएटॉमिक की। डिपेंड्स अपॉन 3 चीजें, बल्कि नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, नंबर 2 शेप कौन सा है, ठीक है, नंबर 3 वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल बॉन्ड्स, कि सब इंडिविजुअल बॉन्ड का हम वेक्टर सम लें। ठीक है, तो 3 चीजें। पहला तो ये जरूरी है ही है, क्योंकि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, डिफरेंट एटम का बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। शेप को हम डिसाइड करते हैं, आगे चल के डिस्कस करते हैं। ठीक है, वेक्टर सम। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जितने भी पोलर बॉन्ड है, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड में 2 पोलर बॉन्ड है, इनका क्या लेना है? वेक्टर सम लेना है। BF3 में क्या है? 3 पोलर बॉन्ड है, हम इनका क्या करेंगे? वेक्टर सम लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है? वाटर में, ठीक है, 2 पोलर बॉन्ड है, हम इसका वेक्टर सम लेंगे। अगर तो वेक्टर सम नॉन जीरो आता है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल पोलर होगा। अगर वेक्टर सम जीरो आता है तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यानी सिंपल मॉलिक्यूल जो है आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल,
तो वो उसका डायपोल मोमेंट हमेशा नॉन जीरो होता है। जो पॉलीएटॉमिक होगा उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, ये हमेशा नॉन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा तो चलें आगे आते हैं। अब शेप का क्या रोल है, देखें, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं बट उनका डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, वेक्टर इक्वल्स हैं, अब वेक्टर की एडिशन पढ़ी होगी आपने फिजिक्स के फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड उनका सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनका वेक्टर सम जीरो आता है। वेक्टर सम क्या आता है? जीरो। और अगर एक ही प्लेन पे 3, 4, 5, 7 जितने भी वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, उनका भी वेक्टर सम जीरो होता है, उनका वेक्टर सम क्या होता है? जीरो होता है। तो जरा देखते हैं कि भाई हमारे पास मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, शेप उसका लीनियर है, ठीक है, हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास है BF3, हमारे पास है वाटर, हमारे पास है अमोनिया, ठीक है, हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। या चलें इतने मॉलिक्यूल काफी हैं, दूसरों को भी देखते हैं। ठीक है, अब देखें, ठीक है, तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे कि भाई बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे इलेक्ट्रॉन क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। ठीक है, तो बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, दूसरा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, दोनों बांड क्या है? सेम है, दोनों बांड पोलर है। ठीक है, पर इनका वेक्टर सम क्या आएगा बच्चों? इनका वेक्टर सम, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, क्या आएगा? जीरो। तो बेरिलियम क्लोराइड लीनियर होने की वजह से इसका जो म्याऊ आएगा वो जीरो आएगा। सेम हियर, कार्बन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, तो म्याऊ इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब ये एक ट्राइगोनल भी है और प्लेनर भी है। ठीक है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल में अगर सेम मैग्नीट्यूड है, इसका भी जो वेक्टर सम आएगा वो जीरो आएगा। यहां पे देखें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, क्या ये दो वेक्टर ऐसे जो आ रहे हैं या एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे? नहीं करेंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो नहीं, नॉन जीरो होगा। आई थिंक 1.84 है, 85 है। ठीक है, तो यहां पे देखें, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह, फिर इस तरह, डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा? नहीं होगा, नॉन जीरो। डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। ठीक है बेटा, तो ये शेप पे भी डिपेंड करता है कि अगर शेप, एक बात समझ लें, शेप कौन सा है और डायपोल मोमेंट का इफेक्ट क्या होगा। अगर तो शेप रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर है, ठीक है, और ऑल बॉन्ड सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, CCl4 को, और आप कंपेयर कर रहे हो क्लोरोफॉर्म को। ठीक है, तो है, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, रेगुलर ज्योमेट्री है, पर क्या दोनों का डायपोल मोमेंट जीरो होगा? होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो अगर रेगुलर ज्योमेट्री है और शेप जो है लीनियर है, ट्राइगोनल है और टेट्राहेड्रल है, ठीक है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो जीरो रहेगा। डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? जीरो। शर्त क्या है? ठीक है, शर्त क्या है कि ऑल सेम बॉन्ड्स सेम वेक्टर होने चाहिए, तब वेक्टर सम क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ये भी है, पर एक का जीरो होगा, एक का नहीं होगा। इसका क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री मौजूद है, इसमें सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो ये थोड़ा ज़हन में रखना है कि हर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जीरो नहीं होगा। तो इसको आगे चल के मैं आपको बताता हूं। ठीक है, दूसरा जो ज्योमेट्री होती है, ठीक है, वो होती है इरेगुलर। अब इरेगुलरिटी कैसे आती है? लोन पेयर से। लोन पेयर किसके पास होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास। तो ये इरेगुलर है, जो बेंट है,
ये इरेगुलर है जो पैरामाइडल है। अगर ये ज्योमेट्री दिखाई देती है आपको, बेंट और एंगुलर और पैरामाइडल, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो होता है। वेक्टर सम जो है वो नॉन जीरो आता है, ठीक है, नॉन जीरो होता है। ये बात समझ आ गई। तो इधर देखते हैं जरा कि भाई ऑल tetrahedral molecules have zero dipole moment, ठीक है। all trigonal planar molecules have zero म्याऊ। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? आराम से पढ़ें और आंसर दें, आराम से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है? और दोनों गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं, कंडीशनल हैं। इफ ऑल बॉन्ड्स आर सेम तो फिर सही है, ठीक है, फिर सही है। इफ सेम कंडीशन हियर, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, फिर सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आपके पास CCl4 है, टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, किस कैटेगरी में आता है? रेगुलर में आ गया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें जरा, कैंसिल हो गया, लेफ्ट वाला राइट से वेक्टर कैंसिल हो गया, अप वाला डाउन से कैंसिल हो गया, तो डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। पर अगर इस तरह से है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, उसके बाद क्या है? क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन देगा कार्बन को, कार्बन देगा इसको, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे से। तो ड्यू टू दिस जीरो, ड्यू टू दिस जीरो, ड्यू टू दिस नॉट इक्वल टू जीरो, ड्यू टू दिस नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ओवरऑल जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी नॉन जीरो, नॉन जीरो होगा, ठीक है बेटा। तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो ऑल टेट्राहेड्रल सिर्फ अगर सारे बॉन्ड इक्वल हो तो फिर सिमेट्रिक बन जाता है। तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा आपका, ठीक है, क्या होगा? जीरो होगा अगर इक्वल हो। अगर नहीं है इक्वल तो फिर क्या होंगे? नॉन जीरो, ठीक है भाई। चलें इधर आते हैं, कुछ और चीज है, और इसमें कुछ चीज नहीं है। एक प्रॉब्लम पंजाब के बुक से वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब एक फार्मूला है जो हमारे बुक में नहीं है, तो कभी कभी वो मैंने देखा है कि इंटीग्रेशन में उस पर क्वेश्चन आते हैं कि भाई अगर आपको आयनिक परसेंटेज चाहिए किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, आयनिक परसेंटेज चाहिए कि वो कितना परसेंट आयनिक है, तो उसका एक फार्मूला है कि म्यू ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना है, म्यू कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, इनटू करते हैं 100, इनटू क्या करते हैं? 100। फिर पंजाब की बुक में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, द ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट ऑफ HCl is 1.08 debye. The bond length is 12 picometer. What is ionic percentage? Let me confirm the value, यही है या कुछ और है? एक सेकंड मुझे सिर्फ दें।
अच्छा 127 पिकोमीटर है, 127 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखिए डायपोल मोमेंट मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज मिली हुई है, क्या मिला हुआ है? ऑब्जर्व। ठीक है, और मिला हुआ है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ऑब्जर्व मिला हुआ है, हमें क्या मालूम करना है? कैलकुलेटेड। थोड़ा फर्क समझें कि ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का मतलब क्या है। ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, कैसे थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको, कोशिश करता हूं कि भाई हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसपे होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल होती है, कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, अब कितनी है? क्योंकि कैलकुलेटेड में हम जो चार्ज लेते हैं वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लेते। ठीक है, अज्यूम करेंगे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज नहीं, पर होती क्या है? कम होती है। तो कितनी कम होती है वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा। इस वजह से ऑब्जर्व आपको मिला हुआ है, डायपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व है वो आपको मिला हुआ है। एक मिनट इसका वैल्यू भी चेक करूं, यही है कोई और है? कहां गया? 1.08 है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट में, कैलकुलेटेड म्याऊ में आप क्या करोगे? चार्ज जो रखोगे वो पूरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखोगे, जबकि मॉलिक्यूल में थोड़ी सी चार्ज होती है, पार्शियल होती है। ठीक है, तो पार्शियल वाला हिसाब आपको मिला होगा। ठीक है, आपको क्या मिला हुआ है? आपको डिस्टेंस मिला हुआ है। तो आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक थ्योरेटिकल वैल्यू मिल जाएगा डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट है क्या? क्योंकि ऑब्जर्व मिला हुआ है तो हम कैलकुलेटेड मालूम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए चार्ज और हमें चाहिए डिस्टेंस। क्या हमारे पास चार्ज मौजूद है? यस, हम क्योंकि कैलकुलेटेड में चार्ज क्या लेंगे? फुल इलेक्ट्रॉन की लेंगे, तो क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डिस्टेंस कितना है? 127 पिकोमीटर का मतलब है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, चलिए भाई, तो म्याऊ इज इक्वल टू जो आएगा, ठीक है, क्या आएगा? अगर कोई कैलकुलेट करके बताए, वरना मैं देख लेता हूं। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2.03 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी 345 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, ये वैल्यू है। अब ये किस में आया है? कूलम मीटर में। हमें किस में चाहिए? डेबाय, तो डेबाय में कन्वर्ट करेंगे। तो म्याऊ इन डेबाय किसके बराबर होगा? 2.0345 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 3.336, जो 1 डेबाय का वैल्यू है 10⁻⁻30। ठीक है, तो जो डेबाय में वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 6 पॉइंट कितना आ रहा है? 10 डेबाय, 6.10 डेबाय। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे कि भाई आयोनिक परसेंटेज इज इक्वल्स टू, ऑब्जर्व हमें मिला हुआ था 1.08, हमने जो कैलकुलेट किया थ्योरेटिकली वो है 6.10 इंटू क्या लिखेंगे? 100। परसेंटेज मालूम करनी है, तो भाई आयोनिक परसेंटेज जो आएगी कितनी आएगी? 17 आएगी, 17.7 आएगी, 17.7%। मतलब ये जो HCl है इसमें क्या है? तो टोटल 100% होता है, उसमें -17 निकाल दें तो कितना बच जाएगा? 83%। 83% ये बॉन्ड कोवेलेंट है और 17% ये बॉन्ड आयोनिक है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये 73.2% जो है वो आपका ये क्या है? आयनिक है, और रिमेनिंग 100 से निकाल दो तो बाकी परसेंटेज किसकी होगी? कोवेलेंट की।
अब हर वो मॉलिक्यूल जिसकी ये परसेंटेज 50 से ज्यादा आती है वो आयनिक होता है, और जिसकी 50 से कम आती है वो कोवेलेंट होता है। ठीक है, तो मोस्ट जो आपका पोलर बॉन्ड है दैट इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो मोस्ट पोलर बॉन्ड है, मोस्ट आयनिक कैरेक्टर उसी में होगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क, और हमारा जो सिलेबस है वो खैर से पूरा हो गया। ठीक है, अब आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, और मैं आपसे